हम इस पे कोशिश यही थी आज हमारी बुनियादी कि वो यकतरफा एक लेक्चर ना रहे, ये थोड़ा सा डिस्कशन में हम आए और उससे कुछ चीजें जरा ज्यादा खुलती हैं बिल्कुल एक, तो ये इसी के लिए ही। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ें कि कुछ जो बात चल रही थी उस पे कोई दोस्त आप में से शामिल होना चाहेंगे? मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब आप बात करते हैं हेगल की थॉट या फिर फुको की थॉट के बारे में, तो आर यू टॉकिंग अबाउट देयर बेसिक आइडिया जो कि ज्यादातर सोसाइटी के बारे में था कि सोसाइटी कैसे ऑपरेशनलाइज होती है। हेगल वाज मच मोर अबाउट मास्टर स्लेव डायलेक्टिक्स, उसके बहुत मशहूर है, और फुको इज ऑल अबाउट पावर। लेकिन दोनों का जो बेसिक अगर आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी तो वो फिनोमिनोलॉजी है विच इज कॉमन, राइट? तो आप किस चीज को रेफर करते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि ये उनकी थिंकिंग है विच? जी, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल भी बड़ा अच्छा है और असल में हम इसी तरफ जाने लगे थे। अब ये सेशन हमारा रिमेनिंग सेशन या असल आज के सेशन का पर्पस यही था कि हम उसकी बात करें कि हमारे इस कोर्स के हवाले से और हम असल में उनकी किन बातों को यहाँ पर जिनका जिक्र करने जा रहे हैं और उनके किन मेथोडोलॉजी का उनका फर्क हमारे इस कोर्स के हवाले से या इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को देखने के हवाले से उसमें क्या है। जो आपने बात की कि वो सोसाइटी को देखने का उनका जो एक तनाजर है, नो डाउट वो बात दुरुस्त है, लेकिन हम उनके किस स्पेसिफिक एरिया पे, असल में तो उनका पूरी मेथोडोलॉजी ही सोसाइटी की मेथोडोलॉजी भी और ये बातें जो भी हैं उनकी जो फिनोमेनोलॉजिकल आपने बात की, तो उस सारे की ही वो एक एप्लीकेशन है जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। बल्कि इंटरेस्टिंग चीज जो है इस हवाले से आपने जैसे कहा, इस हवाले से हम जानते हैं हकीकत में तो फूको का जो असल तारफ है वो तो हिस्ट्री ऑफ थॉट के प्रोफेसर थे। उनकी जिस चेयर के वो प्रोफेसर थे वो थी ही हिस्ट्री ऑफ थॉट। तो ये नो डाउट वो वेस्टर्न थॉट की स्टडी जो थी उसके अंदर वो वेस्टर्न सोसाइटी की स्टडी भी हो गई साथ। असल में तो वो हेगल भी बजाते खुद तारीख फिक्र ही उनका शोबा था, तो सोसाइटी के हवाले से और हर डिसिप्लिन में ही उसका इस्तेमाल भी होने लग गया। लेकिन उन दोनों का असल एरिया जो था वो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ही की स्टडी थी। इस बात को अब हम उनके किन एरियाज को हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं और जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, तो वो अगर हम समझने के लिए बात करें तो उनकी इन मेथोडोलॉजीज में हेगल जैसे मिसाल के तौर पे, मैं इख्तिसार के साथ अपने इस जो हमारा मकसद है उस हवाले से जो उनका काम है, वैसे तो उनका बहुत वसी काम है। हेगलियन ट्रेडिशन के अंदर बहुत काम रिसर्च का हो रहा है, फोकाल्डियन ट्रेडिशन के अंदर भी रिसर्च का बहुत काम हो रहा है और तकरीबन हर डिसिप्लिन के अंदर इस दोनों ट्रेडिशंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी इस हवाले से, तो यहाँ पर हम जो कहना चाह रहे हैं, अब जैसे हेगल हैं, नो डाउट उनकी डायलेक्टिक्स जो है असल उनका एरिया जैसे उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उस डायलेक्टिक्स के अंदर भी और वैसे भी कि हेगल की जब हम बात करते हैं तो उसका इंसानी फिक्र के मुताले का और उस फिक्र के इर्तका के हवाले से और उस फिक्र के अंदर अगर कुछ शिफ्ट्स आती हैं तो उस हवाले से उनका जो असलूब है उसके लिए उनका एक बहुत अहम तस्वर, जिसकी मतलब है जैसे मैं कुछ चीजें आपको कहूंगा भी कि उनके ऊपर सेल्फ स्टडी पे भी जाएं, तो उनका रूहे असर का जो तस्वर है, जीगीज का जो तस्वर है, तो असर दौरा इसको कह रहे हैं, तो जाइस्टगीस्ट का कॉन्सेप्ट जो उनका है पहले इस तरह होगा, जीगीज उसको पढ़ लेते हैं, तो वो बड़ा अहम है इस हवाले से। उसकी थोड़ी सी एक खास पहलू से उसके उस पे हम मैं अभी बात भी करूंगा। फिर इसी तरह मिशेल फोको का बिल्कुल इसके पैरेलल जो एक कॉन्सेप्ट है वो एपिस्टीम्स का, ज़ाब्ते इल्म और हद इल्म की जो वो बात करता है,
और एपिस्टेमिक शिफ्ट्स की जो बात करता है। तो मतलब अपनी सेल्फ स्टडी के लिए जो लोग अब देखना चाहें तो हमारे लिए क्या दो चीजें अहम हैं इनकी, हेगल की और मिशेल फोको की, जो आप नेट पे पढ़ें, किताबों में पढ़ें या उनको मुतालिया करें किसी तरह खुद से। और ये अच्छा होगा कि इन दोनों के ऊपर एक अच्छी मुताले के अंदर जाएं, हेगल को और फोको को, और खुसूसन उनके हमारे यहाँ पे जिन चीजों के हवाले से उनके डिस्कशन ज्यादा होनी है, और अक्सर ज्यादा डिसिप्लिन के अंदर भी इस हवाले से उनका बहुत काम जो नजर आएगा। तो इन पर्सपेक्टिव्स को अपने तौर पे भी स्टडी से भी समझने की कोशिश करें, लेकिन इन दो थीम्स को, उनकी एपिस्टीम मिशेल फोको की और हेगल की ज़ीगीस या असर का जो उसका कॉन्सेप्ट है, उस पे अब जो चीज जिसपे मैं ज्यादा आपको लेके जाना चाह रहा हूं और दिखाना चाह रहा हूं, और जिसका मैंने सेशन का लास्ट का जिक्र किया, उसमें भी हेगलियन ट्रेडिशन और फोकाल्डियन ट्रेडिशन का एक इंटरप्ले जो शेर अली तरीन साहब की गुफ्तगू में फोकाल्डियन ट्रेडिशन का जो यूज था और उस पर हेगलियन ट्रेडिशन से जो एक रिस्पॉन्स था, उसमें से भी उसको भी सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा, ये बताने के बाद उसको असेस भी कर पाएंगे कि हेगल जो है वो इंसानी फिक्र को या उसके इर्तका को या उसके डेवलपमेंट को या किसी भी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को वो देखने का जो अंदाज देते हैं, उनके ख्याल में या उनकी नजर में इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस और इंसानी फिक्र जो है ये इंसानी शऊर की मानद होती है। ये बिल्कुल इंसान का शऊर और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, इसकी वर्किंग एक जैसी है। इसकी वर्किंग एक जैसी से मुराद इंसान के शऊर की वर्किंग और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का इर्तका जो है या डेवलपमेंट जो है वो एक होने से मुताबिक, उससे मुराद मेरी ये है कि हेगल के ख्याल में फिक्र का तसलसल या इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो है वो शऊर की तरह सीखती भी है, लर्न भी करती है। जैसे इंसानी शऊर की खासियत है कि वो लर्न करता है, वो याद भी रखती है, सिर्फ लर्न ही नहीं करती, उसकी मेमोरी भी होती है इंसानी फिक्र की, ठीक है। और सिर्फ मेमोरी ही नहीं, उसको आगे ट्रांसमिट भी करती है। तो इंसानी फिक्र जो है, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो है, वो इंसानी शऊर की तरह उसके अंदर एक लर्निंग प्रोसेस भी मौजूद होता है। वो पुराने एक्सपीरियंसेस से, तारीख से, हिस्ट्री से वो सीख भी रहा है। और हिस्ट्री एक खास मैदान है हेगल का, और हिस्ट्री के इस्तेमाल भी इसीलिए है कि ये एक लर्निंग प्रोसेस उससे जो चलता है तारीख से। सिर्फ वो सीखती ही नहीं, उसको अपने हाफिजे में भी रखती है और उसको मुस्तकबिल में और आने वाले अफकार में और आने वाले अदवार में ट्रांसमिट भी करती चली जाती है। तो हेगल इंसान इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को इंसानी शऊर की तरह उसकी वर्किंग को इस अंदाज में देखता है। नो डाउट वो एक रूहे असर की बात करता है, लेकिन उसकी रूहे असर में तारीख से सीखना, याद रखना और उसको आगे मुंतकिल करना, ये सब कुछ शामिल रहता है। तो ये हेगल का ये जो रुख है इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को या इंसानी फिक्र को या इंसान की फिक्री रवायत को देखने का, वो ये है। हम इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को भी हेगल के पर्सपेक्टिव से इस अंदाज में स्टडी भी कर सकते हैं कि उसमें चीजों को हम यूं भी देखें कि किसी एक खास दौर की इंसानी फिक्र को या एक खास एरिया में इस्लामी फिक्र को जब देखते हैं तो हम ये देखें कि उसने तारीख से क्या कुछ सीखा, उसने उसमें से क्या कुछ याद रखा और उसने उसमें क्या कुछ आगे ट्रांसमिट भी कर दिया, मुंतकिल भी कर दिया। तो हेगलियन पर्सपेक्टिव में किसी भी मुस्लिम माशरे की फिक्र का इस तरह मुतालिया हो सकता है। फुका हेगलियन ट्रेडिशन के साथ मुख्तलिफ अदवार के अंदर जमानी एतबार से भी और मकानी एतबार से भी डिफरेंट टाइम और डिफरेंट स्पेस के अंदर जो एक फिक्री डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, उसकी एक स्टडी मुमकिन होती है हेगलियन ट्रेडिशन के अंदर। इंसानी शऊर की मानद ही उस फिक्र के इर्तका को अगर देखा जाए, और इंडिया के अंदर भी इस्लामी फिक्र का जो एक या इस्लामिक ट्रेडिशन का जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का मामला है, उसको भी हम इंसानी शऊर ही की मानद
इस पैरामीटर के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। ये मेथड अप्लाई हो सकता है और इसको स्टडी किया जा सकता है। ये एक चीज, जैसे मैंने उसकी एप्लीकेशन, वो लेक्चर आप जब सुनेंगे पिछले सेशन जिसका मैंने तस्करा किया डॉक्टर शेर अली तरीन का, उसके अंदर आप उसकी एक एप्लीकेशन देखेंगे भी, जिसका मैं थोड़ा सा इशारा भी अभी मिशेल फोको की मेथोडोलॉजी पे आते हुए बात करते हुए, तो ज्यादा डिटेल में फिर इसको स्टडी करें भी हेगल को, उसकी डायलेक्टिक्स का भी मुतालिया करें, रूह असर का जो उसका तस्वुर है, और फिर खसूसन ये खास पहलू जिसको मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं कि इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की और इंसानी फिक्र की या उलूम का इर्तका भी इंसानी शऊर ही की मानद उसको देखना, ये इस अंदाज में हेगल का एक मुतालिया जो है वो आपको उनकी फिक्र के अंदर मजीद एक डेप्थ पैदा करने के लिए वो खुद से भी करना चाहिए। तो इस हवाले से ये एक बात आपके सामने, साथ ही मैं मिशेल फोको के ऊपर भी बात करता चाहूँ ताकि एक मुकम्मल बात आपके सामने आ जाए, तो फिर हम थोड़ी सी उसमें डिस्कशन के अंदर भी जाएं। ये अच्छा कर दिया कि आपने सवाल एक ऐसा कर दिया कि जो बात मैं आप करने जाना चाह रहा था उसी पे ही हमारा फोकस आ गया, उससे जरा डेविएट कर जाते तो फिर ये थोड़ी सी और प्रोलॉन्ग हो जाती है हमारी बात। तो अब मिशेल फोको की जो बात है कि फोको की जो फोकाल्डियन ट्रेडिशन है उसके अंदर फोको की अपनी ट्रेडिशन के हवाले से या उसकी मेथोडोलॉजी या पर्सपेक्टिव के हवाले से उसके अंदर भी एक डेवलपमेंट हुई है, एक इर्तका हुआ है उसकी फिक्र का। और जो उसके दो मेन मेथड्स हैं, एक को उसका आर्कियोलॉजिकल जो मेथड कहा जाता है और एक उसका जीनियोलॉजिकल मेथड जो है, तो इन दो को स्टडी करना चाहिए। अब उसका आर्कियोलॉजिकल मेथड क्या है, अभी किसी ने यहाँ पर बात की थी, जो पहले एक सवाल हुआ था शायद उस दौरान, कि मेरा अपना जो कंसर्न है वो तो खवातीन के जो मुतालियात हैं या फीमेल्स के हवाले से तारीख के अंदर फिक्र के अंदर जो काम हुए हैं, या आज के दौर में भी एक उसकी मिसाल दी गई। अब फोको के जीनियोलॉजिकल मेथड को समझने के लिए और उसके यूं कह लें कि आर्कियोलॉजिकल मेथड, दोनों मेथड्स को समझने के लिए इसकी डिटेल में भी मैं जाता हूं दोनों मेथड्स की थोड़ा सा अलहदा से, क्योंकि जैसे आपने बात की ना कि शायद कोई मगरब के इन स्कॉलर से हमें कोई चिड़ तो नहीं है, चिड़ क्या, मुझे तो इन दो स्कॉलर से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। यूं कह लें कि एक जज्बाती वाबस्तगी है फूको के काम के साथ। हेगल की तरह जितनी सिराज मुनीर का काम उससे मोहब्बत है, उतनी ही मोहब्बत मिशेल फोको के काम के साथ थी। और ये जब इनके काम को, इनकी मेथोडोलॉजी को आप देखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनकी एकेडमिक जो वर्किंग है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उससे आपको भी मोहब्बत हो जाएगी इन तीन बंदों का नाम जिनका मैंने लिया है, हेगल, मिशेल फोको और सिराज मुनीर। ये तीन लोग जो हैं, यूं कह लें कि अब जो हम मिशेल फोको की बात कर रहे हैं कि अपने आर्कियोलॉजिकल मेथड और अपने जीनियोलॉजिकल मेथड की बुनियाद पे जिस तरह हमने उसको बहुत ज्यादा उसको समराइज करने की कोशिश की हेगल के पर्सपेक्टिव को, तो इनके पर्सपेक्टिव को अगर हम देखना चाहें तो फूको हेगल की तरह इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को, और खसूसन उसने जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की स्टडी की, तो वो उसका मुतालिया जो करता है जिस तरीकाकार से, तो वो उसको एक इंसानी शऊर की तरह नहीं लेता कि जो कुछ पीछे से लर्न कर रहा है उसको याद रख रहा है और उसको आगे ट्रांसमिट कर रहा है, बल्कि वो इस सारे प्रोसेस को, किसी भी दौर की फिक्र को या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को उसने अगर फूको ने देखना है तो उसके इन दोनों मेथड्स के नतीजे में जो इसका एक ओवरऑल हम एक एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो वो इंसानी फिक्र को डिस्कर्सिव फॉर्मेशन के तौर पे देखता है, वो इंसानी फिक्र को सकाफती तश्कील के तौर पे देखता है, वो इंसानी फिक्र को सकाफती साख्तियों के तौर पे देखता है। तो ये डिस्कर्सिव ट्रेडिशन के तौर पे इंसानी फिक्र का मुतालिया, तो वो इंसानी शऊर के तौर पे हेगल देख रहा है। तो मिशेल फोको जो है वो इंसानी फिक्र के किसी भी दौर को और उस दौर में होने वाली डेवलपमेंट को वो
यूं कह लें कि एक डिस्कर्सिव फॉर्मेशन या एक सकाफती तश्कील समझता है। इस बात को यूं समझ लें कि मिशेल फोको की इन दोनों मेथड्स पे आते हुए मैं बात करता हूं और उसकी एक मिसाल भी देता हूं कि डिस्कर्सिव फॉर्मेशंस के तौर पे चीजों को देखना कैसा है। मिसाल के तौर पे फुकाल्डियन ट्रेडिशन के अंदर जिन लोगों ने स्टडीज की, हमारे यहाँ अपनी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी और इवन मुस्लिम कल्चर्स एंड सोसाइटी के हवाले से भी जो एंथ्रोपोलॉजी का काम हुआ है और मुस्लिम सोसाइटीज के ऊपर जो सबसे मतलब लेटेस्ट और अच्छा काम है वो तलाल असद साहब का है। तो तलाल असद साहब का अपना काम भी फुकाल्डियन ट्रेडिशन के अंदर है। उन्होंने भी डिस्कर्सिव फॉर्मेशन की उनके ये जो मेथोडोलॉजी है इंसानी फिक्र को देखने की, उसको इस्तेमाल किया है एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इस्लाम के अंदर भी और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज के अंदर भी। और उसके ऊपर उनका एक बड़ा दो बड़े अच्छे काम उनके, वो स्टडी कीजिएगा आप लोग भी। एक तो फॉर्मेशंस ऑफ सेकुलर के ऊपर है कि सेकुलर को भी डिफरेंट डिस्कर्सिव फॉर्मेशन के तौर पे उन्होंने देखा है। इसी तरह एक उनका अपना काम जीनियोलॉजीज ऑफ रिलीजन के ऊपर है। तो अब सेकुलर पे भी और रिलीजन पे भी दोनों काम ही फुकाल्डियन ट्रेडिशन के अंदर किए हुए हैं और उन्होंने एक डिस्कर्सिव ट्रेडिशन के तौर पर ही देखा है इसको, मजहब को भी और सेकुलर के कॉन्सेप्ट को भी। तो फिक्र के अंदर, थॉट के अंदर किसी कॉन्सेप्ट की स्टडी, उसमें कई ऑप्शंस हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक ट्रेंड आजकल बहुत है हमारे स्कॉलर्स के यहाँ भी कि स्टेट को देखना, स्टडी करना है, या इंसानी फिक्र के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट की एक स्टडी करना चाह रहे हैं, या आप यूं कह लें कि रैशनैलिटी की एक स्टडी करना चाह रहे हैं, या रीजन का एक मुतालिया करना चाह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है इसकी स्टडी कैसे की जाए, तो वो उसकी डिफरेंट फॉर्मेशंस को देखता है, फोको या फुकाल्डियन ट्रेडिशन में काम करने वाले। मिसाल के तौर पे एक अकल जो थी, या एक रीजन जिसकी, या रैशनैलिटी जिसकी बात कर रहे हैं, या एक ताक्कुल जिसकी बात कर रहे हैं, जो यूं कह लें कि ग्रीक थॉट के अंदर आइडियलिज्म और रैशनलिज्म के एक बाइनरी के तौर पे देखा जाता था कि एक तरफ आइडियलिज्म है और एक तरफ रैशनलिज्म है। अब डिस्कर्सिव फॉर्मेशन के तौर पे ये देखना है कि वहां पे रैशनलिज्म क्या है। अब वही अकल जो है ग्रीक थॉट में, जब हम बात कर रहे हैं प्लेटोनिक और प्री प्लेटोनिक थॉट की, तो आइडियलिज्म और रैशनलिज्म वहां पे क्या मीनिंग रखती है, तो उस दौर की जो सकाफत है वो उसको क्या मीनिंग दे रही है, उसको वो एक सकाफती जो तश्कील है या एक सकाफती साख्तिया जिसको हम वहां ताकुल या रैशनैलिटी कह रहे हैं, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज होगी उस अकल से जो आप मुस्लिम दौर के अंदर जाके देखेंगे, जिसको नकल के मुकाबले में रख के देखेंगे, अल अक्ल व नकल। वो रैशनैलिटी और वो इमिटेशन, नकल और अकल का एक जो तकाबुल वहां पर होगा, वो बिल्कुल और तरह की अकल है। वो प्लेटोनिक थॉट के अंदर, सोक्रेटिक थॉट के अंदर, और उनसे पहले प्री सोक्रेटिक जो ग्रीक थॉट है उसके अंदर रैशनैलिटी क्या है, और हमारी मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर रैशनैलिटी क्या है। तो ये एक बिल्कुल और तरह की डिस्कर्सिव फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल एक और तरह की सकाफती तश्कील है, ये बिल्कुल एक और तरह का सकाफती साख्तिया होगा जिसकी हम एक और फॉर्मेशन है। उन दो अकल को एक तरह से नहीं देखा जा सकता। ऐसे ही जैसे अब हम अपने दौर में कार्टेशियन रीजन जो है, अब डेकार्ट की जो रीजन है जो स्केप्टिसिज्म के मुकाबले में रख के जब देखनी है, तो अब या यूं कह लें कि इंपीरियलिज्म और रैशनलिज्म जो एनलाइटनमेंट पीरियड के अंदर कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो अब ये एक और तरह की डिस्कर्सिव फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल एक और तरह की सकाफती तश्कील है कि यहां पर इंपिरिकल और रैशनल का एक जो कॉम्बिनेशन है, ये एक बाइनरी है। तो रैशनलिज्म ग्रीक थॉट के अंदर, रैशनल का कॉन्सेप्ट इस्लामिक थॉट के अंदर, रैशनल का कॉन्सेप्ट
एनलाइटनमेंट पीरियड के अंदर और हमारे हिंदुस्तान में इकबाल के यहाँ अक्ल और इश्क जो है और वो वाली अक्ल, तो वो अक्ल और डेकार्ट की रीजन और सोक्रेट्स की जो रैशनैलिटी है और इस्लामी फिक्र की जो अक्ल है, उस सारे को एक ही कोई मलगूबा बना देना, ये वो मुनासिब नहीं समझता। यूं समझ ले मिशेल फोको, ये अलहदा फॉर्मेशंस हैं। हर दौर की जो एक सकाफत है उसके अंदर ये एक साख्त डेवलप होती है, एक फॉर्मेशन है, एक हैत है, एक तश्कील है। तो इनके बिल्कुल इन कॉन्सेप्ट को और अंदाज में देखना पड़ेगा हर जगह पे। ये रैशनैलिटी कह के इसको यूं जनरलाइज हम नहीं कर सकते कि ग्रीक थॉट से लेकर इकबाल के अक्लो इश्क का जो बात है वहां तक एक ही नजर से सबको देख लें। ये मिशेल फोको की डिस्कर्सिव फॉर्मेशन का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है, तो वो अब इसके अंदर शिफ्ट आ रही हैं। ग्रीक शिफ्ट है, इस्लामिक रवायत के अंदर अक्ल और नकल का, हमारे यहाँ जो कोजिटो अर्गो सम आई थिंक देयरफॉर आई एम की जो कार्टेशियन जो रीजन है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं का जो कॉन्सेप्ट है, तो अब ये बिल्कुल और तरह की एनलाइटनमेंट पीरियड की जो रीजन है बिल्कुल और है। इकबाल की अक्ल और इश्क बिल्कुल और है। तो ये डिस्कर्सिव फॉर्मेशन के तौर पे चीजों के हर इंटेलेक्चुअल जो ट्रेडिशन है उसके अंदर डेवलपमेंट्स जो हैं इंटेलेक्ट की, उनकी स्टडी यूं फॉर्मेशंस के तौर पर भी मिशेल फोको यूं करता है। अब ये करने में वो दो चीजें जो उसने की, ये तो उसका मैंने एक ओवरऑल आपको बता दिया, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल उसका मेथड और जीनियोलॉजिकल मेथड जिसकी अभी मैंने बात की, आर्कियोलॉजिकल मेथड वही था जैसे बात अभी हुई कि वेमेन का जो है कंसर्न, जो तारीख के अंदर हिस्ट्री के अंदर आज भी उनका इस फिक्र के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, या वो वहां कहाँ पे प्लेस कर रही थी या आज कहाँ पे प्लेस कर रही है इस फिक्री जद्दोजहद के अंदर या इस इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के अंदर, उस पे काम हमारा तासुर जैसे है कि इसको इग्नोर किया गया है, इसको भी कंसिडर करना चाहिए। तो जो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है मिशेल फोको की, वो दर हकीकत इसी किस्म का ही कॉन्सेप्ट है। ये बातें जो आज की जा रही हैं ये असल में मिशेल फोको की आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज की वजह से की जा रही हैं। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का बेसिक कंसर्न ये है कि हेगल की तरह यूं एक तारीख के अंदर चीजों को, जो चीजें हिस्ट्री के अंदर तारीख के अंदर सरवाइव कर गई हैं, सिर्फ उनको देख लेना काफी नहीं है। जैसे हुक्मरानों की तारीख एक सर्वाइवल हमारे पास ये है कि वो बच के हम तक पहुंच गई है या हम तक आ गई हैं वो चीजें, तो हम उसके अंदर जो यूं कह ले कि मार्जिनलाइज्ड पीपल की जो हिस्ट्रीज थी वो इग्नोर हो गई हैं स्टडी के अंदर, वो इग्नोर नहीं होना चाहिए थी। तो ये वाला जो एक स्टांस है, इस किस्म की जो एक बात है, तो उसकी बजाय क्या होना चाहिए फिर कि हुक्मरानों की तारीख की बजाय उन माशरे के आम आदमियों की तारीख का भी एक मुतालिया होना चाहिए, उस मार्जिनलाइज्ड की भी एक स्टडी होनी चाहिए, उन फॉर्मेशंस को भी देखना चाहिए। ये असल में यही उसकी आर्कियोलॉजी है कि हमें आर्काइव्स को देखना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक तारीखी अंदाज में चीजों को नहीं देखना, बल्कि तारीख के मुकाबल में मिशेल फोको डिस्कोर्स का एक डिसिप्लिन लेके आता है कि डिस्कोर्स असल में तारीख के मुकाबल एक बयानिया है, जिसके अंदर इन आर्काइव्स को भी देखा जाता है कि मुगल दरबार के अंदर जो आम आदमी था या मुगल दरबार से बाहर माशरे के अंदर आम आदमी था, उसका भी तो एक मुतालिया होना चाहिए, उसको भी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के अंदर एक स्पेस मिलनी चाहिए, उसकी भी एक स्टडी होनी चाहिए। तो इन आर्काइव्स को भी नॉलेज के अंदर इनकी भी एक प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का जो उसका कॉन्सेप्ट है वो यूं समझ लें कि उन्हीं एरियाज को स्टडी करने की बात है कि जो चीजें कुछ इग्नोर हो गई हैं, जो चीजें नजरअंदाज हो गई हैं, जो चीजें सरवाइव नहीं कर पाई उस हेगलियन डायलेक्टिक के मुताबिक, जो थीसिस एंटीथेसिस से सिंथेसिस के अमल के अंदर आगे नहीं आ पाई, वो भी तो एक अहमियत रखती थी। इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के अंदर उनका भी अपना एक मुकाम है। हम औरंगजेब की हिस्ट्री को तो देखते हैं,
हम दाशिकों की तारीख को क्यों नहीं देखते? हम औरंगजेब के उलूम को तो देखते हैं, हम शरी उलूम की हिस्ट्री को अगर देख रहे हैं इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के अंदर, तो हम जो मलामती सूफिया की तारीख है उसको भी तो देखें। तो ये जो एक थीम है, ये आर्काइव्स के अंदर जाके भी स्टडी करने की जो बात कर रहा है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है, यूं कह लें मिशेल फोको का, तो ये एक रुख तो ये है। लेकिन इसको भी मजीद फर्दर डेवलप किया उस मिशेल फोको ने, और बात जो डिस्कर्सिव फॉर्मेशंस तक पहुंची मिशेल फोको की, वो उसका बुनियादी तौर पे जो मेथोडोलॉजी का अगला स्टेप है, जिसको हम उसका जीनियोलॉजिकल मेथड कहते हैं, और ये बहुत अहम है। और इसके अंदर उसका जो एक मेजर थीम है, जिसका मैंने शुक्र में जिक्र किया, कि एपिस्टीम्स, कि वो कहता है कि हर दौर के अंदर एक ज़ाब्ता इल्म होता है, या यूं कह लें कि हर दौर का अपनी एक लिमिट्स होती हैं, कुछ इल्मी सरगर्मी की और फिक्री सरगर्मी की। उस दौर के अंदर पैदा होने वाली हर थॉट, उस दौर के अंदर डेवलप होने वाले तमाम कॉन्सेप्ट्स, और जो फॉर्मेशन वो इख्तियार कर रहे होते हैं, वो उस एपिस्टीम के पाबंद होते हैं, बंधे होते हैं। उस एपिस्टीम से बाहर निकल के कुछ डेवलप नहीं हो सकता। जैसे 5 अदवार में इन एपिस्टीम्स को वो डिवाइड करता है। जब मगरब की तारीख का मुतालिया करता है, उसकी स्टडी करता है, वेस्टर्न थॉट को जब देखता है मिशेल फोको, तो वो क्या कहता है कि जैसे रेनेसांस का पीरियड था, तो ये एक एपिस्टीम ये थी। अब रेनेसांस पीरियड के अंदर आर्ट में अगर कुछ डेवलप हो रहा है, रेनेसांस पीरियड के अंदर मेडिकल साइंसेस के अंदर कुछ डेवलप हो रहा है, रेनेसांस पीरियड के अंदर अगर लिटरेचर में कुछ हो रहा है, वहां पर अगर कुछ आर्किटेक्चर में हो रहा है, वहां पर परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ हो रहा है, वहां किसी भी डिसिप्लिन के अंदर कोई डेवलपमेंट अगर हो रही है, तो वो दर हकीकत रेनेसांस की एपिस्टीम के ताबे होगी, उससे निकल के नहीं कुछ होता। तो ये एक एपिस्टीम के अंदर ही फॉर्मेशंस डेवलप होती हैं। वो डिस्कर्सिव फॉर्मेशंस जो हैं, उस दौर की एपिस्टीम की पाबंद होती हैं, उस दौर के इल्म की हुदूद की पाबंद होती हैं, उस दौर के इल्म के दायरा कार की पाबंद होती हैं। उससे बाहर निकल के कुछ डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन जैसे वो 5 डिफरेंट शिफ्ट्स की बात करता है, एनलाइटनमेंट पीरियड जैसे आगे आ रहा है, बल्कि वो क्लासिकल की टर्म आगे यूज कर रहा है, रेनेसांस के बाद क्लासिकल एरिया 4 शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह क्लासिकल के बाद मिशेल फोको जो है वो मॉडर्निटी की बात कर रहा है, जदीदियत की बात कर रहा है, जदीद एपिस्टीम जो है इसकी फिर उसके बाद जो है वो पसे जदीदियत की बात कर रहा है। इससे आगे जो बाद में आगे पोस्ट मॉडर्निज्म के तौर पे हम उसको बोलने लग गए, फोको के दौर तक पसे जदीदियत के तौर, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की थीम्स जिसके तहत पैदा हो रहे थे और ये चीजें डेवलप हो रही थी। तो उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, उसकी डिटेल है। वेस्टर्न थॉट को भी इन चीजों को पढ़ने में जहन में रखना चाहिए। तो अब ये डिफरेंट एपिस्टीम्स जो थी, हर दौर की अपनी एक हद इल्म है, और उस दौर में पैदा होने वाली फिक्र जो है उसी हद इल्म की पाबंद होती है, उसी ज़ाबता इल्म की पाबंद होती है। उसके दायरा कार से निकल के कोई फिक्र की एक जो सूरत है वो पैदा नहीं हो रही होती। तो वेस्टर्न ट्रेडिशन की तरह हम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को भी, इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को भी, या हिंदुस्तान की इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को भी उन एपिस्टीम्स के तहत भी देख सकते हैं, डिस्कर्सिव फॉर्मेशंस के तौर पे भी देख सकते हैं कि वो किस दौर के अंदर क्या डिस्कर्सिव फॉर्मेशंस थी, और उस दौर में डेवलप होने वाले जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो रैशनैलिटी जो है कॉलोनियल पीरियड के अंदर, या इकबाल के यहाँ जिस रैशनैलिटी अक्लो इश्क वाली की बात हो रही है, या उससे थोड़ा सा पीछे जाके इसी कॉलोनियल पीरियड के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी के यहाँ जो रैशनैलिटी डेवलप हो रही है, या प्री कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो रैशनैलिटी की अपनी एक डेवलपमेंट है, तो वो मतलब कॉलोनियल पीरियड की हमारे यहाँ पे अपनी कुछ उस एपिस्टीम के अंदर हर इल्म की अपनी कुछ फॉर्मेशंस डेवलप हुई हैं। हमारे यहाँ सियासत के इल्म के अंदर भी, हमारे यहाँ माशरत के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी, हमारे जो यहाँ पे
बरसगीर के अंदर डेवलप हुए हैं, तो वो कॉलोनियल पीरियड की अपनी एक उस पे छाप होगी, उस सकाफत की अपनी एक छाप होगी, और उसके तहत जो है जो फॉर्मेशन बनेगी वो अपने प्री कॉलोनियल पीरियड की फॉर्मेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, और उनके मफाहीम, उनके मीनिंग्स, उनकी मानवीयतें बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। उनको उनके साथ गड़बड़ नहीं करना हमने उस फिक्र को देखते हुए। तो अब मिशेल फोको का इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को देखने का जो मेथड है वो आर्कियोलॉजिकल और जीनियोलॉजिकल जो है, एपिस्टेमिक, इसके अंदर जो आपने एक बात की थी उसका भी तस्करा होता जाए, थोड़ी सी क्लैरिटी भी उससे आ जाए कि डॉक्टर साहब जी 10 मिनट रह गए, मतलब इसका ख्याल जी, मैं रखिए। ये बात करके एक फिक्रा बोल के इसको मुकम्मल करता हूँ, एक दो फिक्रे बोल के, कि एक तो जिन साख्तियों की बात कर रहे हैं, जिन सकाफती तश्कीलों की बात कर रहे हैं, जिन डिस्कर्सिव फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं मिशेल फोको के यहाँ, अब एक बहुत बड़ा सवाल फोको के हवाले से क्योंकि बात हो रही है, ये एक नेचुरल क्वेश्चन भी है और आगे ये हर बंदे को फिर कंफ्यूज भी करता है कि ये एपिस्टेमिक शिफ्ट्स कैसे हुई, एक दौर दूसरे दौर की जो शिफ्ट आ रही थी और हर दौर की अपनी जो एक हदे इल्म डेवलप हो रही है। तो ये वही बात है जो आपने शुरू में जिस पॉइंट के ऊपर फोको हमें समझाने की अभी कोशिश की, कि जो इन एपिस्टेमिक शिफ्ट को इंसानी शऊर की एक सरगर्मी की तरह मिशेल फोको नहीं देख रहा, बल्कि ये एपिस्टेमिक शिफ्ट अपनी सकाफत के, या यूं कह लें जैसे आपने टर्म यूज की कि वो पावर जो है या ताकत जो है वो उसके ताबे होती है। हर दौर के अंदर ताकत जो है वो ये शिफ्ट लाती है, और ताकत से मुराद उसकी कोई सियासी या हुकूमती ताकत नहीं महज, बल्कि मिशेल फोको के यहाँ ये ताकत जो है ये भी एक सोशल स्पेस का नाम है, ये भी एक समाजी अरसे का नाम है। तो ये सकाफती ही एक इसकी सूरत होती है। तो ये ताकत जो है ये असल में शिफ्ट्स पैदा करती, जैसे हम बात कर रहे थे कि पिछला डॉक्टर शेर अली तरीन साहब की जो यहाँ पे लेक्चर हुआ, उनकी जो डिस्कशन थी वो भी असल में यही दिखा रही थी कि जो कॉलोनियल शिफ्ट आ रही थी बरसगीर में 19th सेंचुरी के अंदर, उसने हमारे यहाँ सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को कैसे बदल के रख दिया। सॉवरेनिटी की एक नई फॉर्मेशन जो एमर्ज कर रही थी, हाकमियत का जो तस्वर 19वीं सदी के बर्रे सगीर में आ रहा था, उसको कॉलोनियल पीरियड की एपिस्टीम के तहत देखने की जरूरत है। और उस शिफ्ट की वजह से आगे इंसानों के जो रसूम रिवाज और प्रैक्टिसेस, वो जो ताकत थी जो कॉलोनियल थी, उसने कैसे उसको आगे मुंतकिल किया और शिफ्ट दे दी। जो इंटेलेक्चुअल रुख था प्री कॉलोनियल पीरियड के अंदर हिंदुस्तान में, कॉलोनियल पीरियड में वो बिल्कुल वो हदे इल्म बदल गई, वो ज़ाब्ता इल्म बदल गया, वो एपिस्टीम बदल गई। अब उस कॉलोनियल एपिस्टीम के तहत, इस ज़ाब्ता इल्म के तहत, इस हदे इल्म के तहत जो सिर्फ और सिर्फ ताकत का पैदा करता था, तो हमारी जो मानववादियाती मुताले हैं, नौवादियाती और नौवादियाती मुताले हैं, उसके अंदर इस ताकत के मज़ाहिर को बहुत खूबसूरती से एडवर्टाइज ने बड़ी खूबसूरती से, ओरिएंटलिज्म के ऊपर जो हमारी क्रिटिसिज्म है उसके अंदर भी बड़ी खूबसूरती से दिखाया जाता है। तो असल में वो डॉक्टर शेर अली तरीन की उस सॉवरेनिटी के हवाले से, वैसे तो वो यहाँ पर एक और वेस्टर्न मेथोडोलॉजी का डायरेक्ट एक एप्लीकेशन के तौर पर उसको देख रहे हैं, लेकिन एक ब्रॉडर स्कीम के अंदर वो कॉलोनियल शिफ्ट की वजह से पैदा होने वाला हाकमियत का जो तस्वर है, कि हाकमियत का तस्वर ही अवाम के अंदर कैसे बदल गया, ये ही किस तरह हाकिम होना कॉलोनियलिज्म से पहले और कुछ था, हाकिम होना या सॉवरन होना कॉलोनियल पीरियड के अंदर कुछ और था, और ये दोनों फॉर्मेशंस एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो इनको सकाफती तश्कील और सकाफती साख्ती डिस्कर्सिव फॉर्मेशंस के तौर पे देखना, ये अब एक चीज में किसी हद तक अगर कोई चीजें खोल पाया और सामने अगर आपकी ला पाया। अब आज अगर टाइम जैसे ये कुछ कम कह रहे हैं, लेकिन मैं कोई थोड़ा सा तशनगी ना रह जाए कि हम जिस तीसरी मेथोडोलॉजी की बात करने जा रहे हैं, हमारी रवायती जो फिक्र है उसका मैं एक फिक्रा अभी पढ़ देता हूं,
कुछ डिस्कशन के बाद अगर कोई वक्त बचा तो उस पर थोड़ी सी बात भी शुरू कर लेंगे, नहीं तो उससे बात हम फिर थोड़ा सा आगे जाके करेंगे। वो एक फिक्रा था सिराज मुनीर साहिब की ही इसी किताब का, जो आपको, जिसका मैंने एक आर्टिकल भी भेजा था, और ये इस किताब के अंदर भी वो आर्टिकल मौजूद है, और मकालाते सिराज मुनीर जो है सिराज साहब का, इसके अंदर भी ये जरा बड़ा मजमुआ है, ये पुरानी ये थी, और इससे आगे और आर्टिकल्स भी इकट्ठे हो गए। तो ये जो जिस किताब से आर्टिकल मैंने दिया, मिल्लत इस्लामिया तहजीब व तकदीर, तो इसका जो पहला पेज उन्होंने बिस्मिल्लाह वाले सफ़े के बाद एक सफ़ा जो लगा दिया किताब के टाइटल पेज के बाद, उन्होंने जो एक उसके ऊपर एक फिक्रा बड़ा करके लिखा है, वो बज़ाहिर कहने को एक बहुत बड़ा फिक्रा है, लेकिन असल में वो हेगल और मिशेल फोको के इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को देखने की मेथोडोलॉजीज के साथ एक तीसरी मेथोडोलॉजी है, और एक ऐसे बंदे का वो काम है ये पूरी किताब, जिसकी उसे एक फिक्रे को समझने के लिए पूरा हेगल और पूरा फूको समझना पड़ेगा। और ये बंदा खुद भी ऐसा है, 1990 के अंदर इनका अपना विसाल हुआ, बहुत जवानी के अंदर 35 साल की उम्र में ये काम किया, तो 39-40 साल की उम्र में इनकी वफात हो गई। और इनका ये एक फिक्रा समझने के लिए पूरा हेगल और पूरा फोको पढ़ना पड़ता है। और हेगल और फोको का ऐसा नहीं कि जैसे एक आफ्टर थॉट होती है ना, कि मैंने अब कह दिया कि हेगल और फोको को नजर में रख के इसको समझें। इस किताब का कोई भी चैप्टर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हेगल और फोको की पूरी मेथोडोलॉजी इनकी अपनी नजर में थी, उसका हवाला भी देते हैं, उस पर कमेंट भी करते हैं, और रवायती मेथोडोलॉजी की एप्लीकेशंस भी उसके मुकाबले ये दिखाते हैं। वो फिक्रा मैंने अभी सेंड किया था, उसका क्लिप लेके एक स्क्रीनशॉट, तो वो स्क्रीनशॉट के हवाले से मैंने कहा था आपको फॉरवर्ड भी कर दे, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। यूं समझ लें ये हमारी रवायती मेथोडोलॉजी है, मैं पढ़ देता हूँ। इसकी डिटेल में हम जाएंगे, और बिल्कुल इतनी डिटेल में ही जाएंगे कम से कम जितना हेगल और फोको पे बात हुई। जिंदगी की तमाम सरगर्मियों की मानवियत तवाफ की तरह सिर्फ इस अम्र से मुतय्यन होती है कि उसका मरकज क्या है। तो अब ये एक तीसरा मेथड है चीजों को देखने का, कि चीजों को उनके मराकिज के हवाले से देखा जाए, चीजों को उन सेंटर्स के हवाले से, उन पिवट्स के हवाले से देखा जाए कि जिनके गिर्द वो तवाफ करती नजर आती है। तो जिस मरकज के गिर्द जो फिक्र तवाफ कर रही होती है, उस फिक्र को समझने के लिए उस मरकज को जानना भी बहुत जरूरी होता है। रवायती फिक्र का एक बुनियादी थीसिस जो है, और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी ये बात कहने की, और ये पूरी की पूरी किताब इस एक फिक्रे की तशरीह है, इस एक फिक्रे की ताबीर है, मुख्तलिफ मुस्लिम माशरों के अंदर भी, मुख्तलिफ इस्लामी फिक्र के जमानी और मकानी दायरों के अंदर भी, और मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर भी। सिराज मुनीर का सारा काम, या यूं कह लें कि हमने हेगल के बाद जो फुकाल्डियन ट्रेडिशन की बात की, इन सकाफती साख्तियों की जो बात की, इन डिस्कर्सिव फॉर्मेशंस की जो बात की, उनके ऊपर हमें उन मेथोडोलॉजीज की अफादियत का बड़ी शिद्दत के साथ एहसास और इदराक है। लेकिन उसका एक जो बेसिक थीम है जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो ये सकाफती तश्कीलें जो हैं, ये अपनी ओरिजिन से और अपने मरकज से बिल्कुल लाताल्लुक होके किए हुए मुताले होते हैं, और किसी मरकज के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। उस मेथोडोलॉजी की वजह से जो हमने डिटेल उन सकाफती तश्कीलों, या यूं कह लें कि फोकाल्डियन ट्रेडिशन का जो एक मेथोडोलॉजिकल पैटर्न या पहलू है जिसकी हमने बात की, वो ये है। और जो उसका प्रॉब्लमेटिक पहलू है वो ये है कि उसके अंदर लामरकजियत का जो एक एलिमेंट है, अपने मरकज से लाताल्लुक होना, या इस पूरी स्टडी के अंदर या डिस्कर्सिव फॉर्मेशन की पूरे जो पैटर्न ऑफ स्टडी है,
या आर्कियोलॉजी और जीनियोलॉजी की स्टडी का एक जो सुकम हमें महसूस होता है वो यही लामरकजियत है, जो हमारी रवायत के अंदर बुनियादी नुक्ता है किसी भी मुताले का और किसी भी फिक्र के मुताले का, कि मरकजियत उसका बेसिक थीम है। सेंटर के गिर्द जो चीजें तवाफ कर रही हैं, जिस मरकज का वो तवाफ कर रही हैं, उनको समझने की भी जरूरत होती है। उस मरकज की रोशनी में ही वो तवाफ समझा जा सकता है। और फिक्र को भी, इंसानी फिक्र को भी एक तवाफ की सूरत में देखना, इन दायरों की सूरत में देखना और एक मरकज के गिर्द एक गर्दिश की सूरत में देखना, ये असल में हमारी रवायती फिक्र का एक बुनियादी असूल है। इसकी डिटेल में हम, जैसे हेगल और फोको पे कुछ बात हुई, तो सिराज मुनीर साहब जिस मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं और इस फिक्र की बात करने वाले, और फिर इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के अंदर वो क्या रुख इख्तियार करती है ये मेथोडोलॉजी इससे चीजों को देखने से, उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आज शायद उसके लिए वक्त ना बचे, लेकिन जो बात हमने हेगल और फोको के हवाले से की किसी हद तक, उस पे हमको थोड़ा सा अगर कोई डिस्कशन में जाना चाहते हैं तो किसी हद तक मैं अपनी बात अगर कन्वे कर पाया तो कुछ चीज इसमें अगर इबहाम है समझने की हद तक। एक ये पहलू है कि इससे कोई इख्तलाफ है, वो एक आगे की चीज है, वो भी डिस्कस करें। लेकिन एक पहली चीज ये है कि हेगल का जो पहलू मैं दिखाना चाह रहा था, या मिशेल फोको का जो रुख आपके सामने लाना चाह रहा था, वो कन्वे होने में अगर कोई कमी रही है तो उसको समझने के लिए पहले कोई इस किस्म के सवालात अगर आपके जहन में है तो फिर इसके ऊपर बिल्कुल एक ओपन डिस्कशन भी, इस पे बात इंशाल्लाह। जी तैमूर साहब, क्या वक्त है हमारे पास बाकी? जी हम 6 मिनट वैसे तो ठीक है, फिर इस पे इसी पे कुछ डिस्कशन ही हो सकेगी, ये कुछ हाँ, बात करना चाह रहे थे। 4-5 मिनट ही रखें तो सवाल कर ले जो भी करना चाहता है। कुछ ज्यादा लेक्चर की नौयत तो नहीं इख्तियार कर गया हमारा बात वाला सेशन डॉक्टर, जो है? मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। जी जी। एक तो ये है कि बड़ा अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया फोको और हेगल का जो बुनियादी नजरियात हैं, और उसके बाद बड़े ड्रामेटिक अंदाज से बड़े जबरदस्त तरीके से आपने सिराज मुनीर साहब को इंट्रोड्यूस करवाया। अगले लेक्चर के लिए हमें यकीनन एक वो इसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे, मैं इसको फर्दर स्टडी भी करूंगी क्योंकि डिटेल में तो मैंने हेगल और फोको को नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो आप जिक्र कर रहे हैं ना कि एपिस्टेमिक शिफ्ट्स का, तो ये जैसे आपने थोड़ा सा पॉइंट आउट भी किया है कि ये हेगल जिस तरह से शऊर की इर्तिका की बात करता है, तो ये लगता है कि जैसे वो चीज़ है। एपिस्टेमिक शिफ्ट जो है ये प्रोबेबली इंसानी शऊर की इर्तिका के वो लेवल्स हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद मेरा भी ये ख्याल है कि ये इस वही पे चीज़ है। माजरत के साथ अगर मैं एक थोड़ी सी चीज, ताकि वो आप इसको अपने सवाल को कंटिन्यू कर पाए, जी इसको जी उस चीज के तौर पे मैंने नहीं दिखाने की कोशिश की है ताकि कम्युनिकेशन में गैप ना रह जाए। मैंने इसको उसके बिल्कुल एक मुखालिफ सिमत में चीज के तौर पे दिखाने की कोशिश की है कि ये शिफ्ट शऊर के उस तसलसल से बिल्कुल हटके, बिल्कुल एक उस सकाफत के अंदर की फॉर्मेशंस होती हैं जिनका उस कॉन्टिन्यूटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रह जाता किसी हद तक, यूं कह लें। ये उससे एक डिफरेंट एक सूरत है जो शऊर की एक कंटिन्यूटी, वो ये बिल्कुल उस खास दौर के ताबे होती हैं, उस एपिस्टीम के ताबे होती हैं ये फॉर्मेशन। जैसे कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो डेवलप हुआ है उसको प्री कॉलोनियल के साथ वो लिंक करने की बजाय कॉलोनियल पीरियड में ताकत के इस्तेमाल में, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान का निजाम तालीम, तो वो पिछले अपने निजाम तालीम के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। वो कहता है, वो यूं कह लें कि वो इस फोकाल्डियन ट्रेडिशन में उसको देखना है तो वो उस कॉलोनियल पीरियड में ताकत के जोर पर एक नया फॉर्मेशन डेवलप कर दी गई जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो उससे बिल्कुल कटा जी हुआ है। मतलब हेगल और फोको इस एतबार से दो बिल्कुल मुख्तलिफ सिमतों में खड़े हैं। तो ये कोई कम्युनिकेशन अच्छा, में थोड़ा सा ये जी गैप जी ना रह जाए जी कि कंटिन्यू। जी जी। जी जी, ये मुझे बिल्कुल समझ में आ गया था कि आप जी ये जी। इसमें पॉइंट अब देना मैं चाह रहे मतलब हैं। इस जो मुझे अंदाज में समझ इसको में, दिख। जी जी, मुझे जो कन्फ्यूजन इसमें हो रही थी या जो मैं इसको जिस तरह से परसीव कर रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये इस वजह से है कि जो हेगल का शऊर के इर्तिका की जो आप बात कर रहे हैं, शायद उसकी स्टडी मेरी ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से हेगल शऊर का इर्तिका
किस तरह से होता है, वो किस तरह से कहता है, मुझे शायद इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि शायद वो जिस चीज़ को शऊर का इर्तिका कहता है, उसकी कोई ना कोई रीज़न तो होती है ना। तो प्रोबेबली ये जो एपिस्टेमिक शिफ्ट्स हैं, शायद ये उसकी एक रीज़न है। क्या ऐसा है? जी, वही मैं थोड़ा सा उसको, मैं वो उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, पिछले वाले लेक्चर को, पिछले हफ्ते को। तो उसमें मैं एक मिसाल देता हूँ, ये बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, डॉक्टर शेर अली तरीन साहब ने कॉलोनियल पीरियड के एक ताकत के जोर से एक जो हाकमियत का तस्वर भी बदल रहा था, उस बदलते तस्वर में जैसे मिसाल के तौर पे कुछ चीजें होती हैं कि रसूम और रिवाज, जैसे गिफ्ट देने का एक रिवाज था मुगल पीरियड के अंदर कि हुक्मरानों को नजर के तौर पे या गिफ्ट्स लोग देते थे। तो अब ब्रिटिश रूलर्स का जब टाइम आया तो उन्होंने एक मिसाल के तौर पे कि उस रस्म को, उसके अंदर उसके मीनिंग बिल्कुल बदल गए उस गिफ्ट के, उसमें कुछ और थे, यहां पर कुछ और थे, एक मिसाल के तौर पे वो दिखाते हैं। ये अब एक एपिस्टेमिक शिफ्ट के वजह से, कॉलोनियलिज्म आ जाने की वजह से हमारी आम जिंदगी की डेली रूटीन के छोटे छोटे काम भी हैं, उनके मीनिंग्स भी बदल रहे हैं। ये बिल्कुल इस एपिस्टीम के ताबे हो गए, ताकत के जोर के ऊपर कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो एक ख्यालात के अंदर तब्दीली आई, सिस्टम के अंदर तब्दीली आई। अब ये तो फुकाल्डियन ट्रेडिशन का उसमें एलिमेंट था। अब मैं उनको क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि इसको खालिसतन सिर्फ कॉलोनियल पीरियड के साथ ही अटैच करके ना देखें। इसको हम यूं क्यों नहीं देखते कि वो इसको खास कर रहे थे कि मुस्लिम हुक्मरानी जैसे है, अब वो खत्म हो रही थी, मुस्लिम जो बादशाहत थी, मुगलों का हुकूमत खत्म हो रही थी, अंग्रेजों की हुकूमत आ रही थी, उनका कॉलोनियलिज्म का पीरियड शुरू हो रहा था, तो ये सारा कुछ अब कॉलोनियल तनाजर में देखा जाए। मैं ये करने की कोशिश कर रहा था उसके ऊपर अपने रिस्पॉन्स पे कि ऐसी सूरतें पहले भी आई कि हुक्मरान बदले या सूरत हाल बदली, सिचुएशन बदली, उसमें भी तो इस किस्म का कोई रिस्पॉन्स आता रहा। मिसाल के तौर पे अकबर के दौर के अंदर भी तर्ज हुक्मरानी में और हाकमियत के तस्वर में शिफ्ट्स आई, हाकमियत आला का तस्वर बदला। जो वहां पर अकबर के यहाँ, जैसे हमने जिले इलाही का जो तस्वर अकबर के यहाँ था, और अकबर ने जिस किस्म का एक हाकमियत का तस्वर पैदा कर, और उसकी वजह से रसूम व रवाज पे भी एक जो सजदा था उसके मीनिंग बिल्कुल बदल गए। बादशाह के आगे सजदा, और उससे पहले सजदे के मफाहीम कुछ और थे। तो वहां पे भी तो ये शिफ्ट्स हो रही थी। इसको खालिसतन कॉलोनियल तराजर में देखने की बजाय हम कॉलोनियल पीरियड में इन रसूम और रवाज के मीनिंग्स में उसको उस डिबेट के साथ कनेक्ट करके भी तो देखें। ये एक हेगलियन पर्सपेक्टिव है कि शऊर के अंदर वो यादाश्तें जो पिन्हा है, फिक्र के अंदर, तारीख के अंदर वो एक्सपीरियंसेस जो मौजूद हैं, उनसे अब भी तो लर्न किया जा सकता था। कॉलोनियल पीरियड को उसके साथ मिला के अटैच करके देखें, उससे डिटैच करके ना देखें। मुगल पीरियड और कॉलोनियल पीरियड में हो सकता है इसकी बुनियाद पे जो एक कॉन्सेप्ट आए हेगलियन ट्रेडिशन के अंदर स्टडी करने का, उसका कोई कंक्लूजन इस किस्म का ड्रा करना पड़े कि जी हुक्मरान तो हुक्मरान ही होता है, खा मुगल हो खा अंग्रेज हो। वो कॉलोनियलिज्म का जो थीसिस है उससे कोई हम हो सकता है डेविएट करें उस पर कि हमारे उस्ताद सैयद कमर अब्बास साहब कहते थे, वो कहते थे बादशाह बादशाह होता है, वो अच्छा बुरा नहीं होता, वो हमेशा ही बादशाह होता है। तो अब ये शिफ्ट जो थी ताकत की जो है वो पीछे भी अटैच्ड होती हैं, उनको कॉलोनियल पीरियड के अंदर खास किए बगैर भी देखना चाहिए। ये थीसिस अच्छा है कॉलोनियल पीरियड के तनाजर में देखना फोको का, लेकिन हेगलियन कॉन्टेक्स्ट में शऊर की कारफरमाई की तरह इंसानी फिक्र को देखना कि पीछे की यादाश्तों को भी तो खींच के लाएं। 13वीं सदी के अंदर भी मुसलमानों से हुक्मरानी जा रही थी, मंगोलों के वक्त भी, तो उस वक्त क्या हाकमियत के तस्वर में शिफ्ट्स आ रही थी, वो कॉलोनियल पीरियड में हाकमियत के तस्वर से कैसे अटैच्ड है, उस सारे को नजरअंदाज करके फुकाल्डियन पैटर्न के अंदर सिर्फ इस को देखना, उस भी जाना चाहिए हेगलियन ट्रेडिशन की तरह। ये अब इससे आपको जरा वजाहत हुई होगी कि फुकाल्डियन ट्रेडिशन और हेगलियन ट्रेडिशन के अंदर किस तरह चीजों में फर्क है। मैंने कहा कोई बात मुकम्मल होकर ड्रॉप हुआ सिग्नल के पहले ही हो गया था? मैं बात ये करना नहीं, आपकी बात मुकम्मल हो गई थी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि गुफ्तगू तो जारी रह सकती है। हम अपने वो व्हाट्सएप ग्रुप जो रीडिंग ग्रुप है उसमें डिस्कशन
स्टूडेंट्स जो भी सवाल करे वो आप तक पहुंच जाएगा, या हम उस आपको भी उसमें ऐड ही कर लेंगे, बल्कि तो वो सबसे अच्छा होगा। एक कमेंट मैं इधर यहाँ पे ऐड करता जाऊं, जैसे अभी आपने गालबन ये बात अभी हुई, जैसे पहले किसी ने यही कि वो जो इसका इख्तिताम आज के सेशन का जिसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो सिराज मुनीर साहब का आगाज हम करना चाह रहे हैं कैसे आगे, तो उस पे बात एक बड़ा प्यारा कमेंट आया जो अभी, तो बहुत ड्रामेटिक जो कहा कि इख्तिताम इसका हमने किया। तो अब जो फुकाल्डियन ट्रेडिशन है जैसे, या हम जो इसकी बात कर रहे हैं ये चीजों को देखने का, तो उसके अंदर चीजों का देखने का ये भी एक लाजमी जरूरत है, तो चीजों को ड्रामाई अंदाज में देखना या ड्रामेटिक अंदाज में चीजों को लेके भी चलना, क्योंकि मिशेल फोको तो फुकाल्डियन ट्रेडिशन में कहता ही ये है कि हमने इस तारीख के सिर्फ मतन के तौर पे नहीं देखना, स्ट्रक्चरलिस्ट की तरह सिर्फ टेक्स्ट के तौर पे माशरे को और इंसानी फिक्र को नहीं देखना, बल्कि यही वजह है कि वो सिर्फ तारीख को ना देखे, फिक्शन को भी देखे। वो कहता है कि हमको उस दौर के ड्रामा को भी देखना पड़ेगा, फिक्शन से हटके उस दौर से अपना एक ड्रामा क्रिएट हो रहा होता है, उस सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और जो हमारे रवायती जो स्कॉलर्स हैं या देखने वाले होते हैं, उनकी तहरीरें पढ़ के जो लोग कहते हैं ना इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है या कई चीजें बहुत मुश्किल भी होती हैं इस तहरीर की, या कई दफा उसका एक रंग ड्रामाई जो नजर आ रहा होता है, इंटेलेक्चुअल से शायद हटके है, सिर्फ प्लेन सी एक तारीखी टेक्स्ट नहीं होती, एक सादा सा मतन नहीं होता, उसकी भी ये एक वजह होती है कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं किसी दौर को तारीख से ज्यादा उसके अदब से भी देखा जाता है, उसकी फिक्शन से भी देखा जाता है, उसके परफॉर्मिंग आर्ट से भी देखा जाता है, उसके ड्रामा से भी देखा जाता है, उसको प्रेजेंटेशन और उसके इजहार का जो अंदाज है वो भी वो ज्यादा कामल अंदाज होता है। जैसे सिराज मुनीर साहब की तहरीरों में आपको मिलेगा कि उसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बयान हो रहा होता, बल्कि एक पूरे का पूरा दौर बयान हो रहा होता है और उस पूरे दौर को समेटने की कोशिश की जा रही होती है। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं मुंतकिल की जा रही, सिर्फ एक नॉलेज नहीं शेयर किया जा रहा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और हिस्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं दिया जा रहा, बल्कि उस पूरे के पूरे दौर का एक तासुर और उस एहसास को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही होती है। और यही इन तहरीरों को समझने में, पढ़ने में दिक्कत या इनके असलूब के साथ एक जो फेमिलियरिटी है वो डेवलप करना इसीलिए जरूरी होता है कि वो पूरा दौर तभी समझ आ सकता है कि इन सब की सब चीजें जो है उस तहरीर के अंदर समा जाएं। अगर तो इनका असलूब इसीलिए जरा डिफरेंट होता है हमारी आज की रिसर्च स्टडी से। एक बिल्कुल प्लेन सी टेक्स्ट देने की बजाय ये डिस्कोर्सेस जो हैं इनके अंदर कई दफा आपको थोड़ा सा ड्रामेटिक होना भी इन चीजों का सामने आएगा, और उस दौर को, उस तर्ज एहसास को समझने के लिए उसका समझना भी बहुत जरूरी होता है। ये महज एक तारीख नहीं होती ये तहरीरें, बल्कि ये एक अदब भी होता है। अदब के तौर पे भी इनका अपना, लिटरेचर के तौर पे भी इनका अपना एक मुकाम होता है इन तहरीरों में। डॉक्टर साहब, ये आखिरी आपने बात की बड़ी ही पते काम की है, और आगे जो आप जाहिर से आज मुनीर पे बात करेंगे तो और खुल के बात सामने आएगी। और मैं बुशरा जमील से माजरत करूँगा कि आप ना व्हाट्सएप रीडिंग ग्रुप में अब सवाल कीजिएगा, डॉक्टर साहब को हम वहाँ शामिल कर लेते हैं क्योंकि अब वाकई टाइम बहुत हो गया है। तो यहाँ की एक चीज के अब आप अपने तौर पे भी फोको को और हेगल को जरूर पढ़ें, और सिराज मुनीर साहब से भी बगैर डरे इन्हें भी पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक क्विक सवाल है, माफी चाहता हूँ, मैं पिछले 1 घंटे से गैर हाजिर रहा तो मैंने मिस किया, मैं वो आपका सुन लूंगा 1 घंटे का। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो इनसे बिल्कुल अभी मुतारिफ हुए हैं, माशाल्लाह काफी यहाँ पे तो फिलोसोफर बैठे हुए हैं और लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको काफी पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो हम जैसे लोगों के लिए जो इसको समझना चाहते हैं और टाइम देने में कोई उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ इजी आप रीडिंग बताएं उनकी। सर जी, मैं इधर आपको जुबैर साहब रुकना चाहूंगा कि ये सवाल ना रीडिंग ग्रुप में करेंगे क्योंकि अब टाइम आ रहा है। चलें बिल्कुल सही हो गया।
एक सवाल है और डॉक्टर साहब बहुत अच्छा जवाब देंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, जी 1 जी मिनट लगेगा। जी 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 अमजद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत मजा आया आपकी टॉक सुन के। मेरा सवाल ये है कि आपने फूको के एपिस्टेम्स बताए। क्या फूको ये कहता है कि एब्सोल्युटली सारी जितनी भी इन 5 जो एराज या पीरियड्स बताता है उसमें फॉल करते हैं, या मेजॉरिटी फॉल करती है और कुछ ना कुछ इधर उधर हो सकता है? इसमें क्या वो है? फूको का जैसे आपने ये बात की कि जिन एपिस्टीम्स की वो बात कर रहे हैं कि उन एपिस्टीम्स की चीजें ताबे होती हैं, इसका तो वो कायल है कि उस दौर में जो चीजें फॉर्मेशंस हो रही हैं, लेकिन ठीक है। उसने जैसे उसी इस मेथोडोलॉजी की एक अपनी एप्लीकेशन है जो मिशेल फूको ने कुछ चीजों के, जैसे सेक्सुअलिटी के ऊपर उसकी अपनी एक स्टडी है, उसके अंदर इसकी उसने एक एप्लीकेशन करके दिखाई है मुख्तलिफ अदवार के अंदर। जैसे बर्थ ऑफ क्लिनिक की बात वो करता है और मेडिकल हिस्ट्री की वो बात करता है, उस डिस्कोर्स की जो उसकी मामला है कि उसके अंदर उसकी जो एक तो ये है कि इन मेथोडोलॉजीज को अपने जिन थीम्स पे वो अप्लाई करके दिखाता है और वो अपनी जो कैटेगरीज देता है, जो एपिस्टीम्स या सिस्टेमिक शिफ्ट्स की बात करता है कि उसके अंदर ये चीजें कहाँ प्लेस हो रही हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कुछ और लोगों ने उन एपिस्टीम्स को और अंदाज में भी देखा है फुकाल्डियन ट्रेडिशन के अंदर। जैसे मैंने एक मिसाल दी तलाल असद की बात की, जैसे मैंने एक मिसाल दी कि उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ सेकुलर को देखा है, वो भी स्टडी कीजिएगा, उसकी अपनी एक इंटरेस्टिंग चीज है। अभी उनका जो जीनियोलॉजी ऑफ रिलीजन्स जो किताब आ गई है, तो वो मेथड तो उन्हीं का है, लेकिन एपिस्टीम्स हो सकता है जरा डिफरेंट भी हो जाए वहां पे। और फिर इसी तरह जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम स्कॉलर्स बेशुमार अपना कई इस पे चीजों को देख। इरफान अहमद मुझे बड़े पसंद है इस हवाले से, उनका काम जो है, उन्होंने स्टेट की फॉर्मेशन पे बात की है कि स्टेट जिसको हम ये कॉलोनियल पीरियड के अंदर या हमारे यहाँ पे जो जदीद दौर के अंदर रियासत का जो तस्वर डेवलप हुआ है, और हमारा जो उससे पहले रियासत का तस्वर, उन्होंने सैयदना मौदूदी के ऊपर एक काम किया है कि सैयदना मौदूदी के यहाँ जो स्टेट है वो तो इस दौर की एक रियासत है, तो प्री कॉलोनियल पीरियड की स्टेट और वो तो एक मॉडर्न स्टेट ही की बात कर रहे हैं जिस अंदाज में इस फॉर्म में। तो हर एक ने एपिस्टीम्स को अपने अंदाज से भी लोगों ने देखा है कि वो कैटेगरीज एज इट इज, उन्हीं में कोई फॉल कर रही है कोई नहीं कर रही, अपनी कैटेगरीज भी लोग बनाते हैं। लेकिन ओवरऑल तो ये आर्कियोलॉजिकल मेथड, जैसे मैंने कहा कि वो उन मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर्स की स्टडी भी करनी, कोई फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से चीजों की कर रहा है, ढूंढ के कर रहा है, कोई किसी और से कर रहा है, कोई हमारे यहाँ डॉक्टर मुबारक अली हिस्ट्री के अंदर जैसे हैं तारीख चोर डाकू और ठग पे किताबें लिख रहे हैं कि ये क्या बात हुई कि औरंगजेब आलमगीर की तारीख हो, चोरों की तारीख क्यों ना हो, ठगों की तारीख क्यों ना हो, डाकुओं की तारीख क्यों ना हो। तो ये चीजें भी कर रहा है, लेकिन कोई उन एपिस्टीम के तहत। जी जी। लेकिन फूको कायल जो है वो अपनी इन 5 एपिस्टीम्स से इनसे बाहर नहीं निकलता। एपिस्टीम से उसकी मुराद ही ये होती है कि हदे इल्म जो है इनके ऊपर उसका इसरार नहीं है कि यही 5 एपिस्टीम्स, ये तो उसने कैटेगरीज बना दी अप्लाइड सूरत नहीं, इन 5 लेकिन उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि जो एपिस्टीम जो होती है इसका बाउंड होता है बंदा, उस एपिस्टीम को लेबल वो इस तरह कर रहा है, लेकिन इनसे आगे पीछे उसमें वो बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, एपिस्टीम्स के अंदर ही दिखा रहा है इन चीज। मतलब मैडनेस की हिस्ट्री पे उसने काम किया, तो अब वो दिखाता है कि जो रेनेसांस पीरियड के अंदर मैडनेस, क्लासिकल पीरियड के अंदर मैडनेस, और आगे जदीदियत के अंदर मैडनेस, फिर पसे जदीदियत में मैडनेस। अब हो सकता है वो जो कैटेगरीज को जिस तरह वो डिफाइन भी कर रहे हैं आगे, फोको की वजह से ही उनको नए नाम मिल, जैसे हम पोस्ट मॉडर्निटी कह रहे हैं, जैसे हम डिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये कई लफ्ज जो है ये डरीडा ने डिकंस्ट्रक्शन आके या लियोटार्ड ने जिस पे काम किया, तो हम उसको उन चीजों को फोको के बाद वो खुद को पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं कह रहा था, लोग उसको बाद में पोस्ट मॉडर्निस्ट या पोस्ट मॉडर्निस्ट उनको पैदा करने वाला कहने लग गए हैं, या इन चीजों पे। तो इन चीजों पे जैसे कुछ चीजें हैं कि जीनियोलॉजीज का काम फोको से पहले, फोको के ऊपर भी बहुत ज्यादा पीछे से असरात तो हैं, वहां पे डिस्कर्सिव फॉर्मेशन से बजाय हैगलियन पैटर्न की फोको की अपनी स्टडी भी एक हो सकती है।
हेगलियन पर्सपेक्टिव के अंदर, कि जैसे नीत्शे है तो जीनियोलॉजी ऑफ मॉरलिटी जो है नीत्शे का काम है, तो अब उसके असरात मिशेल फूको के ऊपर भी हैं। वो यादाश्तें, वो शऊर का एक बहाव जो है, वो फूको की अपनी फिक्र के बनने में उसकी स्टडी हो सकती है कि ये फॉर्मेशंस जो हैं ये क्या हेगलियन पर्सपेक्टिव में ज्यादा फिट बैठ रही है फूको का बनना, या अपने फुकाल्डियन ट्रेडिशन के अंदर वो अपनी एपिस्टीम का ज्यादा पाबंद है, या वो नीत्शे के असरात के तहत फूको बना है। ये चीजें बजाते खुद बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है इनकी स्टडी। तो आपसे तो ये भी पूछना कि आप बोर तो नहीं हो गए? पिछली लेक्चर में काफी सस्पिशियस थे आप इस कोर्स के बारे में। सस्पिशियस तो मैं क्योंकि अभी भी हूँ थोड़ा सा, वो इसलिए कुछ कम हुआ है। क्लास आपने कहा था कि ये हम ओवरव्यू करेंगे ट्रेडिशन का, लेक्चर हमें रीडिंग आपने दे दी थी सिराज आपने मुनीर। रुख ही बदल दिया जनाब हमारा। किसी काबिल और आदमी का किसी कोर्स में आने का ये फायदा तो होता है ना कि अब वो आपने हमें तारीफ सिराज का रुख मुनीर बदल भी देते हैं करवाया। जैसे। जी जी नहीं, ऐसा ही है, मैं कह रहा हूँ अब आपने हमें सिराज मुनीर शुरू नहीं करवाया, तो थोड़ा शुरू सा होने से पहले ही हम कई और अंदाज में उसको, लेकिन हमने ये अगर मेरे प्लान में था, ये मेरे जी प्लान में था कि हमने हेगल, फोको और सिराज मुनीर की मेथोडोलॉजी डिस्कस करके चलने, लेकिन उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ गया या बैकग्राउंड में, ताकि उसको ज्यादा खोल दे मेथोडोलॉजी। और मगर इसमें डॉक्टर अगर मैं साहब, आपसे इजाजत भी लेना चाहूंगा कि हमारी जो आउटलाइन है जैसे वो बहुत प्लान्ड, हर सेशन को हमने टॉपिक दे के चलाया हुआ है, तो कुछ यूं कह लें कि ये लाइसेंस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते कि हम उससे थोड़ा सा डेविएट कर जाया करें, आपके जेर असर बाउंड रहे उसके, उस किससे डिस्कर्सिव आप किससे फॉर्मेशन की पूछ रहे तरह। हैं? आप किससे इन्हीं ऑडियंस किससे से पूछ पूछ रहे रहा हैं? हूँ। एक तो ये हाँ, ना कि हमारे टॉपिक्स जैसे लिखे हुए हैं हमारे 12 लेसन्स के या सेशंस के, तो उसके पाबंद ही रहे या कोई इस तरह थोड़ा सा हम आगे पीछे आज गए हैं उससे, तो इसकी इजाजत लेना चाह रहे हैं आप लोगों से। डॉक्टर साहब आप बेसिक बात तो आपने पहुंचा दी ना, वो जो एक जुमला सिराज मुनीर का आपने आखिर में पढ़ा, उससे पॉइंट तो हमें समझ आ गया। हाँ, मतलब तो ये था ना वैसे कि सिराज मुनीर पे सारा सेशन हो जाता या उस रवायती फिक्र की मेथोडोलॉजी पे हो जाता, तो अब ये था कि उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लिया हमने, जो एक हमारा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहला बहुत ही सेशन। उम्दा बात रही, और बहुत ही मैं समझता हूँ कि प्रोडक्टिव रहा है सेशन। और सब आप हमेशा यही कहते हैं कि सवाल हो तो फिर बेहतर होता है सेशन। फिर वो जरा बेहतर हो जाता है। व्हाट्सएप पे मैं आपको डायरेक्टली रीच कर सकता हूँ ग्रुप के अलावा? जी जी बिल्कुल जनाब, जब भी चाहें, कोई इसमें ऐसी अच्छा, बात मुझे नहीं। सही हो गया। मुझे दरअसल ये था कि आपने वो रीडिंग दी थी उनकी सिराज मुनीर की, उससे मुतालिक जी सवाल थे, लेकिन क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हो गया है तो वो जी मैं जी। फिर सवाल अपने पोस्टपोन अब वो करूंगा। अगले सेशन में हमारा मौजू बुनियादी उन्हीं पे चलेंगे, उनकी बात, वो रीडिंग, बिल्कुल उनकी मेथोडोलॉजी पे इसी तरह आएंगे ज्यादा हम। वो रीडिंग तो एक उसके बैकग्राउंड में दे दी कि उस पैटर्न को थोड़ा सा आपको हेल्प भी मिले, उस पे डिस्कशन भी इंशाल्लाह करेंगे। सही हो आपका गया। जो और सवाल ये होगा। मेरा सवाल ना बेसिकली ये अभी जो था आपसे वो ये था कि जिस तरह शेंकेविच की नॉवेल लिखता है कुओ वाडिस, या आजकल आपका जी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है थॉमस पिकेटी, जी या जी और बहुत लोग हैं जो जी जी फॉर बिल्कुल। एग्जांपल आजकल के दौर में अगर कोई बात कर रहा है वो पोस्ट मॉडर्न ही बात नहीं कर रहा, वो जी जी क्लासिकल भी बिल्कुल उसकी आइडियोलॉजी है अपनी, किसी की, इवन बिल्कुल एरिस्टोटलियन या इवन प्री हेलेनिक बिल्कुल आइडियोलॉजी भी है किसी की। तो इन बिल्कुल इन इन फिलोसफर्स को जो कि ऑथेंटिक हैं, उनको उनके बारे बिल्कुल। में फिर क्या कहेगा फूकॉल? अब आज के मतलब फूको के बाद जो लोग जिस किस्म के काम या कर फूको रहे के हैं, दौर में कह लें आप, फूको के बाद ना कहीं फूको के दौर में जिस तरह रॉबर्ट नोजिक था अब बिल्कुल। लिबर्टेरियन जी, उसने एक जी जी आइडियोलॉजी जो बिल्कुल। क्लासिकल लिबरल फिलोसफी पे ट्रेडिशन पे बेस्ड थी, जी जी तो उसको वो बिल्कुल कैसे देखेगा? या क्लैशेस रहे फूको के बहुत उस दौर में भी, तो वो उनको बिल्कुल। उनको क्या वो गलत मानता है कंप्लीटली? वो मतलब है उसको, उनकी फिक्र को उस अपनी एक दौर के एक सकाफती तश्कीलात जो हैं या एक डिस्कर्सिव फॉर्मेशन जो हैं उसके जेर असर भी देखता है, अच्छा। उसको उसके अंदर भी फिट करके देखेगा चीजों को। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम उससे पूरा इत्तेफाक करें कि फोको का ये जो मेथड है ये हर हर एक के ऊपर पूरा फिट बैठे, इस पे हमारा कोई हम्म। इसरार नहीं है।
कि जरूर हमने उसको, ये तो मतलब जिन्होंने अपने तरीका जो इस्तेमाल किया है वो क्या उस पे सूरत हाल है, हम तो अभी सिर्फ उसकी तारफ पे जा रहे हैं। इस पे भी ये बहुत अच्छी एक एरिया है जो आपने आइडेंटिफाई किया है, इस पे बात होना कि क्या फोको के मेथड के अंदर सब चीजें लाई कर रही हैं। तो मैंने तो जैसे कहा कि बजाते खुद फूको क्या है, वो क्या खुद अपनी मेथडोलॉजी के अंदर भी लाई कर रहा है कि नहीं, आप तो औरों की बात कर रहे हैं ना, वो ज्यादा हेगलियन ट्रेडिशन के अंदर फिट बैठ रहा है कि फोकाल्डियन में बैठ रहे हैं, कहाँ उसको प्लेस करें हम। तो ये तो दूसरों का तो अलग बात कि वो प्लेस करते हैं कि नहीं करते। तो ये लेकिन बहुत अच्छी चीज है, ये चीजें हम इनको आइडेंटिफाई किया और इसको देखेंगे इंशाल्लाह। चलें अगले लेक्चर में क्या हम करेंगे? अगले लेक्चर में यही जो असल मौजू है कि अब थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, ये कि हमारी जो ये एक फिक्रा बोल दी है इसको थोड़ा सा खोलेंगे, सिराज मुनीर पे क्या है सिराज मुनीर सब। जैसे मैंने आज कुछ एप्लीकेशंस के हवाले से उस डिटेल को, एक उसका थ्योरेटिक साइड के साथ उसको जब एप्लीकेशन के अंदर हमने यूज किया तो चीज सामने कैसे आई, उससे चीजें समझ आने में सहूलत हो जाती है। जिन लोगों के लिए ये थीम्स बिल्कुल नए हैं उनको और सहूलत हो जाती है। तो उसमें भी कोशिश करेंगे कि अब सिराज मुनीर के इस थीम की एप्लीकेशंस को भी साथ थोड़ा सा देखें एक, फिर उसके बाद हम फिर उसके बाद हम डायरेक्ट अपने वो रीडिंग्स का, हमारी प्रैक्टिस यही है कि व्हाट्सएप ग्रुप जैसे है मैं उसमें चीजें कुछ शेयर करता बहुत लेट लास्ट वीक आई थिंक थर्सडे को आया था, तो वो एक दिन बचा पढ़ने का। तो इस पहले सेशन में हमारा प्लान नहीं था अभी आपको रीडिंग देने, आज की पहली गुफ्तगू के बाद देने के इरादे थे, लेकिन उसमें रूटीन में मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि एक रीडिंग मेरी कोशिश होती है कि सेशन को पढ़ने से, सेशन में आने से पहले हम वो रीडिंग देते हैं। अक्सर वो रीडिंग ज्यादा इस पर्पज के लिए नहीं होती कि सेशन में हमने वो पढ़ना है, उस सेशन में जो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बैकग्राउंड बनाने के लिए वो रीडिंग होती है। वो ना भी हम उसमें पढ़ें या डिस्कस करें तो, लेकिन वो पढ़ के आएंगे तो थोड़ा सा एक चीजें कुछ उससे सवाल पैदा हो जाते हैं। जैसे बैकग्राउंड तो नहीं, फोरग्राउंड बना दिया था। जी बिल्कुल। इसी तरह कुछ रीडिंग्स होती हैं जो हमारी यूं कह लें सजेस्टेड रीडिंग्स में से, कि जो हमने उस टेक्स्ट को यूज करना होता है उस सेशन के अंदर, वो भी दे देते हैं। कुछ रीडिंग्स हम देते हैं कि उसके बाद पढ़नी है जो आपने। तो तीनों तरह की रीडिंग्स हम व्हाट्सएप ग्रुप में आहिस्ता आहिस्ता शेयर करते रहते हैं। वो चलेंगे ना, जरा मतलब लेक्चर के फौरन बाद शेयर कर दें ताकि वो टाइम बच जाया करे वीक में पढ़ने का। जल्दी कर दिया करूंगा मैं, जल्दी उस पर कर दिया करूंगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।